जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल ज्ञानोदय सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इतनी समय बोर्ड एग्ज़ाम बहुत बढ़िया तरीके से प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम आप लोगों के लिए वीडियो लेके आए हैं कक्षा 10 के विज्ञान का वीडियो, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन कराएंगे एकदम बिल्कुल पेपर की तरह। इसमें से 100% क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में ज़रूर छपेंगे। इसमें जैसा कि जो बोर्ड में आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें से आपका जो पहला होता है बहुविकल्पी होता है। फिर आपका आता है, देखिए यहाँ पे हम आपको 4 बहुविकल्पी दिए हैं। बहुविकल्पी के बाद आता है आपका अतिलघुत्तरी, फिर आता है लघुत्तरी और उसके बाद आता है आपका एक दीर्घोत्तरी। इसी तरीके से जैसे फिजिक्स का बना है, फिजिक्स की तरह आपका केमिस्ट्री का भी बना हुआ है, बायोलॉजी का भी बना हुआ है। आज हम आपको फिजिक्स का मॉडल पेपर पूरा हल कराएंगे। आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। जैसा कि इसमें दिया है पहला क्वेश्चन, वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा था कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुना होती है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। या कह सकते हैं जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जब फोकस दूरी किसकी आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की, तो यानी यह वाला सही होगा कि नहीं, यानी यहाँ हमारा ऑप्शन सी एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन है, आसमान के नीला दिखने का क्या कारण है। आसमान के नीला दिखने का जो कारण है वह होता है हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन। आप लोग एक बात बेसिकली ध्यान दीजिएगा, जहाँ भी आपको रंग के बारे में वर्णन करने के लिए आ गया, जहाँ आपको बेसिकली बताना पड़े कि यह रंग किस कारण होता है, वहाँ आप प्रकीर्णन शब्द जरूर लगा दीजिएगा। तीसरे नंबर पे आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है। तो प्रकाश का वेग आपको पता होगा सबसे अधिकतम किस में होता है, निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा क्वेश्चन आपका अतिलघुत्तरी में भी पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, बहुविकल्पी में भी पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हमें यन का मान बताना है कि यन कितना होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है। जैसा कि आपको पता है कि Q का मान हमें दे दिया, यानी 1 कूलाम आवेश कर रहा है, इसका मतलब Q का मान कितना है, 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है E बराबर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का होता है। हमें यन बताना है। आवेशों के क्वांटमीकरण में आप पढ़े होंगे Q बराबर क्या होता है, यन इंटू E। यहाँ से हम यन बराबर Q/E लिख सकते हैं कि नहीं। Q/E लिखेंगे तो Q का मान 1 और /E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। हल करने पे आपका आ जाएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो ऑप्शन आपका है 6.25 × 10⁻18, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ देखिए एक ऑप्शन आपका बनाया गया है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। बच्चे सबसे अधिक कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के बारे में है, यानी इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है 1.6 × 10⁻19। आप लोग इस आंसर को लगाने से बचेंगे या बहुत अधिक ध्यान देंगे। अब आपका आ गया है दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, या आपके तीनों जो हैं अतिलघुत्तरी हैं। अतिलघुत्तरी जो होता है आपका 2 नंबर का होता है। इसमें कह रहा है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग पश्च दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मोटरसाइकिल में देखा होता है, और मोटरसाइकिल हो गया, जो कार होते हैं उनमें एक दर्पण लगा होता है। वह दर्पण कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब कैसे, क्या हमें कारण बताना कि क्या कारण है कि हम उत्तल दर्पण का जो प्रयोग करते हैं पश्च दर्पण के रूप में करते हैं। इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है वह क्या होता है कि वस्तु की तुलना में बहुत अधिक छोटा होता है। वस्तु की तुलना में बहुत अधिक छोटा बनने के कारण हमारे पीछे आने, यानी जो वाहन होते हैं, वाहनों के पीछे आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, अधिक वस्तुओं का वहाँ पे प्रतिबिंब बन जाता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम क्या करते हैं, पश्च दर्पण के रूप में करते हैं। लेकिन अगर वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि वाहनों के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद यह आपका क्वेश्चन है, स्नेल का नियम लिखिए। स्नेल का नियम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह जरूर पूछा जा सकता है। 90% इसके छपने की संभावना है। स्नेल का नियम क्या था कि किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात होता है, इस क्या होता है, नियतांक होता है। यानी किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया यानी sin I और
अपवर्तन कोण की जगह यानी साइन आर का अनुपात जो होता है वह क्या होता है, नियतांक होता है। यह अपवर्तन का दूसरा नियम भी है और स्नेल का भी नियम है। अब इसके बाद आता है कि 1 एम्पीयर की आप परिभाषा दीजिए। जैसे अगर वैसे पूछा जाएगा कि आप 1 एम्पीयर की परिभाषा बताएं तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो आपको पता है कि Q बराबर I इंटू टी होता है कि नहीं। यहाँ से हम I बराबर लिख सकते हैं Q बटे टी लिख सकते हैं कि नहीं। अगर Q का मान 1 कर दिया जाए, T का मान 1 कर दिया जाए तो I का मान 1 होगा कि नहीं। यानी यदि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, तो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होगी वह कितना होगा, 1 एम्पीयर होगा। यदि किसी 1 कूलाम के आवेश में 1 सेकेंड तक विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा कितना होगा, 1 एम्पीयर होगा। अब कि इसके बाद आया है आपका नेत्र की, अब यह लघुत्तरी है, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं, या आपको आ सकता है इससे क्या अभिप्राय है। तो नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहेंगे। जैसे हम देखते हैं बेसिकली कभी कभी, क्या कभी नहीं हमेशा ऐसा होता है कि जो पास की वस्तु होती है उन्हें भी हम देख लेते हैं, जैसे पास में तुरंत ही देखें, तुरंत ही दूर देखते हैं तो दूर की भी वस्तु दिखाई दे देती हैं। तो ऐसा किसके कारण होता है, यह होती है हमारी पश्चिमाभिमान मांसपेशियों के द्वारा। जो पश्चिमाभिमान मांसपेशियाँ होती हैं वह क्या करती हैं कि वह अपने आप को फैलती सिकोड़ती रहती हैं। जब पश्चिमाभ मांसपेशियाँ अपने आप को फैलाएंगी और सिकोड़ेंगी तो उसके कारण जो होता है हमारा जो मानव नेत्र होता है, नेत्र लेंस होता है, मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वह अपन कभी फैल जाएगा। जब पश्चिमाभ मांसपेशियाँ फैलेंगी तो वह क्या होता है कि जो लेंस होता है वो पतला हो जाएगा, और जब पश्चिमाभ मांसपेशियाँ एक दूसरे को अपने आप को सिकोड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, चौड़ा हो जाता है। जिसके कारण कभी लेंस आपका मानव नेत्र का लेंस इस तरीके से हो जाएगा और कभी इस तरीके से हो जाता है। जब इस तरीके का हो जाएगा तो अपनी फोकस दूरी घटा लेगा, और जब इस तरीके से होगा तब अपनी फोकस दूरी बढ़ा लेगा। यानी कुल कहने का मतलब है कि मनुष्य के नेत्र के द्वारा अपनी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। अब इसमें आपका एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है। निकट बिंदु से मतलब होता है कि जहाँ तक रखी वस्तुओं को हम एकदम पूरा बढ़िया से देख सकें, स्पष्ट रूप से देख सकें, या यही कह सकता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है, तो वह होता है आपका 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख के लिए जो नेत्र का निकट बिंदु होता है या नेत्र का जो सबसे कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है वह कितना होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है। तो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह क्या होता है हमारा अनंत होता है। यह 2 क्वेश्चन आप जरूर ध्यान दीजिएगा, बहुविकल्पी में पूछे जाने की प्रायिकता है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। यानी वैद्युत विभव किसे कहते हैं सबसे पहले ही बताना है। दूसरे नंबर पे बताना है कि विभवांतर और धारा में क्या संबंध होता है, यानी विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन होता है, हमें यह भी बताना है। सबसे पहले बताना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव क्या होते हैं। तो जैसा बताया गया कि एकांक धनावेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव V बराबर होता है W/Q0। वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, V बराबर W/Q0। हमें बताना है विभवांतर यानी V और धारा I में क्या संबंध होता है। आप लोगों ने ओम का नियम पढ़ा था कि किसी चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा क्या होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी V अनुक्रमानुपाती क्या होता है, I होता है। यहाँ से आप लोग पढ़े थे V बराबर क्या होता है I/R होता है कि नहीं। यहाँ देखो विभवांतर भी आ गया और आपका धारा भी आ गया, तो यहाँ विभवांतर और धारा में संबंध क्या हो जाएगा, V बराबर I/R हो गया। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन आपका और अधिक इंपॉर्टेंट बन सकता है कि ओम का नियम लिखिए। तो ओम का नियम क्या बताना है, किसी चालक तार में जो प्रवाहित धारा होगी वह वैद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी V अनुक्रमानुपाती I अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आएगा R, और यहाँ से एक सूत्र बन जाएगा V बराबर I/R। यहाँ आपके ओम के नियम की परिसीमाएं करके क्वेश्चन पूछ सकता है, या कह सकता है कि ओम के नियम की सीमाएं लिखिए। तो ओम के नियम की 2-3 सीमाएं। ओम का नियम जो होता है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य होता है, धात्विक चालकों के लिए सही होता है, अचालकों के लिए नहीं होगा। ओम का नियम जो होता है वह धारा रेखीय प्रवाह के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में जानने से पहले थोड़ा समझते हैं हम वास्तव में विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है।
जैसे आप लोगों ने जनरेटर पढ़ा होगा तो उसमें देखते हैं कुंडली होती है, कुंडली को घुमाते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस दिशा में, जैसे जिधर कलम है इधर में क्या होता है, मान ले रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है तो कुंडली है, जैसे मान ले रहे हैं हमारी मोबाइल है, हमारी एक कुंडली है, तो अब यहाँ से विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। अब जैसे जैसे यह तो एक विद्युत क्षेत्र है ना, ढेर सारे ऐसे विद्युत क्षेत्र होंगे, तो जैसे जैसे हम कुंडली को इसे घुमा रहे हैं, देखो जब ऐसे था तो इसमें से कम वैद्युत क्षेत्र जाएंगे, और जैसे जैसे इसे देखो बदल रहे हैं, वैद्युत इसमें से जाने वाले जो क्या बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र जो होंगे, या कह सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र की संख्या होगी वह अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी कि नहीं। यानी इसमें क्या होता है कि लगातार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा कुंडली में। तो जब कुंडली में लगातार चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण जो कुंडली होती है उसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही जो पूरी घटना होती है इसी को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को लिखेंगे कैसे, तो लिख देना डायरेक्ट कि किसी बंद कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न होने की घटना वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब इसके बाद आता है आपका अथवा करके एक क्वेश्चन दे सकता है कि अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर है, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है। तो आपको पता होगा कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह अपने यहाँ देख ले रहे हैं, नीचे बना दे रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा होती है वह क्या होती है कि एक बार अधिकतम होगी एक बार न्यूनतम, इस रूप में एसी करंट बहती है। यानी प्रत्यावर्ती धारा का मान जो होगा समय के साथ बदलेगा और उसका दिशा भी हमेशा समय के साथ बदलता है। जो दिष्ट धारा होती है वह ऐसे प्रवाहित होती है, वह जीरो ऋणात्मक नहीं होगी, पहली बात यहाँ तक आएगी फिर यहाँ से ऐसे बदल जाएगी, ऐसे बदल जाएगी, वह किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं होती है, लगातार प्रवाहित होती है। तो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसका वोल्टेज बहुत हाई होता है, बहुत अधिक हाई हो सकता है, लेकिन जो दिष्ट धारा होती है इसका वोल्टेज 650 वोल्टेज तक की होता है। जो दिष्ट धारा का आपका वोल्टेज होता है वह कितना होता है, दिष्ट धारा का वोल्टेज जो होगा आपका लगभग 650 वोल्टेज तक होता है। जबकि जो अल्टरनेटिव करंट होता है इसका जो उत्पादन किया जा सकता है लगभग 33,000 वोल्ट से भी अधिक का उत्पादन किया जा सकता है, और यह कितना होगा, केवल मात्र 650 वोल्ट तक किया जाएगा। एसी को डीसी में जो परिवर्तित करने वाली युक्ति होती है उसे हम रेक्टिफायर या डायोड नाम से जानते हैं। ये एक बात याद रखना, अल्टरनेटिव करंट को जो डायरेक्ट करंट में बदलने वाली युक्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। और डीसी को ईसी में यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलने वाली जो युक्ति होती है वह आप लोगों के लगभग सभी के घर उपलब्ध होगा, जिसे कहते हैं इन्वर्टर कहते हैं। यानी एसी को डीसी में बदलने वाला डायोड होगा और डीसी को एसी में बदलने वाला कौन होगा, इन्वर्टर होगा। एसी का जो उपयोग किया जाता है, एसी धारा उत्पादन करने के लिए अल्टरनेटर का हम प्रयोग करते हैं, और डीसी के लिए क्या करते हैं, जनित्र या जनरेटर या डायनेमो का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का वर्णन कीजिए एवं चित्र बनाइए। विद्युत मोटर का वर्णन करना है और इसका चित्र बनाना है। जैसा कि आप लोगों ने जो विद्युत मोटर पढ़ा होगा, विद्युत मोटर में आप लोगों को बताया गया होगा कि यहाँ पे दो चुंबक होते हैं, दो क्या होते हैं, चुंबक होंगे। एक चुंबक का यन सिरा होगा, एक चुंबक का कौन सा सिरा होगा, यस सिरा होगा। और इनके बीच में क्या करते हैं, हम एक आयताकार कुंडली ABCD रखते हैं, और जो आयताकार कुंडली होगी, यह आयताकार कुंडली जैसे मान ले रहे हैं ABCD है, इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे दो क्या लगे होते हैं जी, विभक्त वलय, और यहाँ पे क्या जुड़े रहते हैं, कार्बन ब्रुश संपर्क में रहते हैं। फिर यहाँ से ऐसे निकलेंगे और यहाँ क्या होगी, बैटरी होती है। यहाँ कौन सी चीज़ लगा होता है, बैटरी लगा होगा। यहाँ आपका कुंजी मिलेगा और साथ में ऐसे जुड़ा मिलेगा। अब देखो इसका चित्र बनाना है, तो चित्र में हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, बस यही आपको बेसिकली जो देखा जाता है वहाँ पे आपको देखा जाएगा कि आप उसके मेन पार्ट को बनाए हैं कि नहीं, जो जो चाहिए। यानी कुल मिला जुला के हमें बताने का मतलब यह है कि आप वहाँ चुंबक बनाए हैं कि नहीं। चुंबक बना दिए, देखो यन और यस इनके ध्रुव दिखा दिए। अब यहाँ पे एक आयताकार कुंडली हो गई, आर्मेचर हो गया। आर्मेचर के बाद यह जो हो गया हमारा कौन सा हिस्सा होता है, विभक्त वलय, यह वाला, यह जो दोनों लगे हुए हैं यह विभक्त वलय हो गया। तो यहाँ लिख दें क्षेत्र चुंबक हो गया, यह क्या है, क्षेत्र चुंबक। और यह ABCD जो है यह क्या है, आयताकार कुंडली है, यानी इसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। और यह हमारा क्या है, विभक्त वलय, विभक्त वलय। और यह हमारा क्या है, कार्बन ब्रुश है, यह क्या है, कार्बन ब्रुश है। और यह जो बड़ा वाला सिरा होता है प्लस होता है माइनस, यह क्या है, बैटरी है, यह क्या है, बैटरी। और यह क्या है, कुंजी,
जिसे आप के से भी प्रदर्शित कर देते हैं। अब जानते हैं कि सबसे पहले इसमें लिखेंगे कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। विद्युत मोटर का सिद्धांत यह है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के किस नियम से ज्ञात करेंगे? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करेंगे या फ्लेमिंग के बाम हस्त के नियम के से ज्ञात करेंगे। अब इतना लिखने के बाद चित्र बना दिए, इतना लिख दिए, उसके बाद लिखेंगे वैद्युत मोटर का सिद्धांत होने के बाद उसके रचना के बारे में लिखेंगे। तो वैद्युत मोटर में मुख्यतः 4 भाग होते हैं। पहला आपको मिलेगा क्षेत्र चुंबक, दूसरा आर्मेचर, तीसरा विभक्त वलय और चौथा होता है आपका कार्बन ब्रश। क्षेत्र चुंबक क्या होते हैं कि क्षेत्र चुंबक जो 2 क्या होते हैं, शक्तिशाली चुंबक होते हैं जिनके यन व यस ध्रुव को एक पास रखा जाता है, बीच में थोड़ा गैप दे के रखा जाएगा। दूसरे नंबर पे आता है आपका ये आर्मेचर। क्या होगा? आर्मेचर जो होता है वह एक नर्म लोहे की आयताकार कुंडली ABCD होती है। आर्मेचर क्या होगा? एक नर्म लोहे की आयताकार कुंडली क्या होता है? ABCD होता है, जिसके ऊपर तांबे के प्रतिरोधी तार लपेटे होते हैं। और जो यह आयताकार कुंडली होती है यह क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र में घूमने के लिए या कह सकते हैं कि वहाँ पे घूमने के लिए चुंबक के बीच में स्वतंत्र होती है। इसके बाद विभक्त वलय क्या होता है? विभक्त वलय जो होता है एक पीतल का आपका छल्ला होता है, जो क्या होता है कि आर्मेचर के साथ साथ घूमते, कह सकते हैं कि आर्मेचर के साथ साथ वह भी घूमता रहता है। अब यहाँ पे आपको एक मिलेगा कार्बन ब्रश। कार्बन ब्रश क्या होगा? कुछ नहीं करेगा, जब विभक्त वलय घूमेगा तो उसे स्पर्श करता रहता है और कुछ नहीं करता। अब इसकी कार्यविधि क्या होगी? अब कार्यविधि देखते हैं। जब यहाँ से एक कुंजी ऑन करेंगे, कुंजी ऑन करने के बाद क्या होगी? यहाँ बैटरी से यहाँ से धारा प्रवाहित होगी। अब धारा जब ABC दिशा में जाएगी तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी N से S की ओर होगी कि नहीं? इधर होगी कि नहीं? N से S। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर हो गई। और यहाँ पे देखो धारा की दिशा क्या हो गई? ऊपर की ओर हो गई। अब लगाएंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहता है कि यदि अंगूठे और अपने पास की 2 उंगलियों को ऐसा लाएं, एक दूसरे के पास लाएं, यदि अंगूठा किस दिशा में हो? चालक पर लगने वाली बल की दिशा, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा बताए तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। अब यहाँ देखो जो AB सिरा है, यहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार एक बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। AB पर कौन बल लगेगा? AB पर एक बल किधर लगेगा? नीचे की ओर। और CD पर एक बल किधर लगेगा? ऊपर की ओर। अब जैसा मान ले रहे हैं कि यह हमारी एक कुंडली है, जैसा मोबाइल जो है हमारी कुंडली है, एक बल नीचे की ओर लगा, इधर नीचे की ओर लगा, और एक बल इधर नीचे से ऊपर की ओर लगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा कि घूम जाएगा कि नहीं? अब घूमने के बाद आधे चक्र के बाद यह वाला जो CD वाला हिस्सा या CD वाला था, देखो इधर CD था, अभी इधर आ गया, और ये भी इधर था, अब इधर आ गया कि नहीं? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर जब एक कुंडली घूम गई, पूरा आर्मेचर के साथ कुंडली घूम गई, तो यह जो CD वाला सिरा है फिर से इसमें धारा इधर की ओर बहेगी कि नहीं? और इसमें धारा फिर से इधर की ओर बहेगी, यानी फिर जिसके कारण क्या होगा, फिर घूम जाएगा। इसी तरीके से जो होता है मोटर हमारा क्या होता है? घूमने लगता है। बस यही पूरा सिद्धांत है। अब जैसे पूछ सकता है कि वैद्युत मोटर का हम उपयोग कहाँ करते हैं? तो वैद्युत मोटर का जो उपयोग करते हैं, जैसे पंखा हो गया, आप देखते हैं जो मोटर आपके घरों में लगा होता है, वॉशिंग मशीन हो गया, आटा चक्की हो गया, इत्यादि जगह इनका उपयोग किया जाता है। एक और आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। जब भी आपसे पूछेगा कि मानव नेत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए और वर्णन करिए, तो आपको बेसिकली आँख के बारे में जैसे मान लेते हैं वर्णन करना होगा, तो 5-6 हेडिंग आप लिख दीजिए, बहुत है। और यहाँ आप मानव आँख का एक चित्र बना दीजिए। चित्र बनाने के बाद क्या करिए, उसमें 5-6 चीज़ दिखा दीजिए। जैसे कि हम आप लोगों को एक किताब में यह चित्र दिखा रहे हैं, किताब में जैसे आपको यह दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे मानव नेत्र का चित्र है। यहाँ पे जो लगा हुआ है यह चीज़ है, ये हमारा मानव नेत्र लेंस है। आप देखेंगे कि नेत्र लेंस यह हो गया, जो सबसे ऊपर उठा हुआ भाग होता है वो होता है नेत्र श्लेष्म, और फिर नेत्र श्लेष्म में के जस्ट नीचे है जो उभरा हुआ भाग होता है, यह क्या होता है? कार्निया होता है। कार्निया के बाद एक स्थान होगा जहाँ से होके प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है, उसे क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। और आइरिस के जस्ट वहीं बगल में आपका परितारिका मिलेगा। और आइरिस जो मानव का लेंस होता है, कार्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव बोलते हैं।
उसके बाद नेत्र के बाद इधर आपको दो इधर दिखाई देगा, काला वाला जो दिखाई दे रहा है यह क्या है, आपका रेटिना है। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर किसी चीज़ का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनेगा, या रेटिना से पहले बन जाए या रेटिना से बाद में बन जाए, तो उस कंडीशन में मानव के नेत्र में क्या हो जाता है, दोष उत्पन्न हो जाता है। अब देखो यहाँ पे आपका ये रेटिना है और यह नेत्र लेंस है। रेटिना और नेत्र लेंस के बीच जो यह एक द्रव भरा होता है जिसे हम काछाब द्रव बोलते हैं। इसमें आपका एक यह बिंदु दिखाई दे रहा है, पीत बिंदु। पीत बिंदु जो होगा यहाँ पे वस्तु का सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का जो सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है वहाँ कहाँ बनता है, पीत बिंदु। और आपका यहाँ पे एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है अंध बिंदु, जहाँ से तंत्रिकाएँ हमारे मस्तिष्क को जाती हैं और आँख से जुड़ती हैं, वहीं एक बिंदु होता है अंध बिंदु। और अंध बिंदु पर बना प्रतिबिंब कभी भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता। रेटिना को देखो एक नाम और से जानते हैं, दृष्टपटल। अब जैसे इसमें आपको संरचना के बारे में जैसा कि चित्र में दिखा दिए, अब जैसे इनके बारे में बताना है तो आप जान लीजिए। जैसे कार्निया बताना है तो कार्निया बोल देना कि नेत्रगोलक के सामने एक उभरा हुआ भाग होता है जिसे क्या बोलते हैं, कार्निया बोलते हैं। कार्निया के पीछे, अब दूसरे नंबर पे आइरिस लिख दो। कार्निया के पीछे एक रंगीन पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस बोलते हैं। आइरिस के बाद आपका एक पुतली हो जाएगा। जैसे आइरिस में आप देखेंगे वहीं एकदम बीच में खूब काला सा चित्र होगा जहाँ से आपके आँख में आँख में प्रकाश प्रवेश करता है, वो पुतली होता है। पुतली की एक विशेषता लिख देना कि यह अधिक प्रकाश में अपने आप को सिकोड़ लेगी और कम प्रकाश में अपने आप को फैला लेती है। और इसके बाद जैसे नेत्र लेंस लिख देना। नेत्र लेंस क्या होता है कि जो हमारी पुतली होगी, पुतली के जस्ट ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों का बना हुआ एक लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस या अभिनेत्र लेंस कहते हैं। और लिख देना पश्चमाभ मांसपेशियाँ, जिसके द्वारा हमारा जो मानव नेत्र लेंस होता है, टीका होता है, वही क्या होती है, हमारी पश्चमाभ मांसपेशियाँ होती हैं। जहाँ वस्तु का ये आँख, जब ऐसे आँख का चित्र बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे इस वाले हिस्सा में काला रंग अभी आपको दिखाया ना, यही क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वही क्या होता है, रेटिना होता है। पीत बिंदु लिख देना, जहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब एकदम स्पष्ट दिखाई देगा वह पीत बिंदु होगा। जहाँ पे बना हुआ प्रतिबिंब एकदम नहीं दिखाई देगा वह क्या होगा, अंध बिंदु। अब इसके बाद में आपका जो बच गया केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पोर्शन, इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे अपलोड किए गए सभी वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों।